अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफ़ज़ल हूँ और आज के सेशन में हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन को कवर करने वाले हैं कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन एक्चुअली है क्या। हम इसको अपनी इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे लागू कर सकते हैं। हम अपने करिकुलम को, अपने कंटेंट को, अपने असेसमेंट को, अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो हमारी पैडागॉजी है, इसको हम ओबीई के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं। आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जैसा कि इसके नेम से ज़ाहिर है कि वी आर फोकसिंग ऑन द आउटकम। हमारा जो फोकस है वो आउटकम पे है। वेयर वी आर फोकसिंग टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर लाइफ। वो लाइफ की स्किल्स, वो इंडस्ट्री या एम्प्लॉयमेंट के स्किल जो किसी बच्चे को या किसी ग्रेजुएट्स को चाहिए, हम उन्हीं पे फोकस करते हैं और हम बच्चों को उन्हीं स्किल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ओबी से रिलेटेड हैं कि हम ओबी को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं अपने जो जो भी हमारी प्रिपरेशन है फॉर द टीचिंग, कंटेंट, डिलीवरी, असेसमेंट, उन सारों को ओबी के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम इस सेशन में देखेंगे। अगर डिटेल से देखें तो ये बहुत तफसीली सेशन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको 1 घंटे में कवर अप करूँ। जिसकी बुनियादी चीज़ें हैं या जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको 1 घंटे में कवर करें। तो आउटलाइन है क्या बेसिकली, कि हम देखेंगे कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन है क्या। जो एक्रेडिटेशन अथॉरिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस को या कंट्रीज़ को एक्रेडिटेट करती हैं फॉर द ओबी, वो कौन कौन सी हैं। इसके अलावा जो ओबी के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें मिशन और विज़न है, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं, कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं, ये बेसिकली हैं क्या। हम इनकी मैपिंग को डिस्कस करेंगे जो पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम मिशन और विज़न से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो मिशन विज़न यूनिवर्सिटी के होंगे, डिपार्टमेंट के होंगे, डिपार्टमेंट के अपने पीईओज़ होंगे। इसी तरह उस किसी प्रोग्राम के अंदर कोर्सेज़ होते हैं, उस कोर्सेज़ के अपने किस जो डिपार्टमेंट होगा उसके अपने प्रोग्राम्स होंगे, प्रोग्राम्स के अपने प्रोग्राम लेवल के आउटकम्स होंगे। प्रोग्राम के अंदर कोर्सेज होते हैं तो कोर्स लर्निंग आउटकम्स होंगे। तो उनको मैप करना फ्रॉम CLOs टू मिशन एंड विजन, इन सारों को हम डिस्कस करेंगे। और इन द एंड वी विल लुक एट द कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जो कि बहुत ही बुनियादी एक कंपोनेंट है आउटकम बेस्ड एजुकेशन का, जिसको आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है वो CQI जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है, कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है, इसी में हिडन है। क्योंकि यही वो कंपोनेंट है जो हमारे मिशन विजन स्टेटमेंट्स को, जो हमारे PEOs को, PLOs को या CLOs को इम्प्रूव करती है, इसकी इक्वालिटी को बेहतर बनाती है। ये एक एम्प्लॉयर रेटिंग के एक सर्वे है जो 2002 में हुआ था। लेकिन इससे पहले मैं बात करूं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है आउटकम बेस्ड एजुकेशन की, हम क्यों ओबी की तरफ जाना चाहते हैं, या जो दुनिया जा रही है ओबी की तरफ क्यों है, इसके पीछे क्या मोटिवेशंस हैं, क्या ऐसे रीज़न्स हैं, या क्या कौन से ऐसे फ्लाज हैं, हिस्ट्री क्या कहती है इसके बारे में। 1970s में जब पर्टिकुलरली इंजीनियर्स फारिग होने लगे और जब वो इंडस्ट्री में जाते थे, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी हम बात करें तो जब वो इंडस्ट्री में जाते थे तो इंडस्ट्री कुछ पर्टिकुलर स्किल्स जो है उनसे डिमांड करते होते थे। लेकिन जो बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ से फारिग होते थे, कॉलेजेस से फारिग होते थे, ग्रेजुएट होते थे, उनमें वो स्किल्स नहीं होती थी। तो तब इंडस्ट्रीज़ ने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बताना शुरू किया कि जो आपका ग्रेजुएट हमारे पास आता है उसमें वो स्किल्स नहीं है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो उन स्किल्स को अचीव करने के लिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाया गया
कि हम इस सिस्टम के ज़रिए से उन स्किल्स को अचीव कर सकते हैं जो पर्टिकुलरली इंडस्ट्री को ज़रूरत है और सिमिलरली एक लाइफ के लिए या ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें ज़रूरी है। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट सर्वे है और ये 2002 में हुआ था। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स हैं जिसको एम्प्लॉयज़ को कहा गया था कि आप रेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो सबसे ज़्यादा रेटिंग इसको मिलती है 4.69। माइंड में रखिएगा कि ये 2002 का सर्विस है। ऑनेस्टी इंटेग्रिटी को 4.59, टीम स्किल्स हैं 4.54। तो डिफरेंट स्किल्स अगर आप देखें, चलो इसको हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ऐसे स्किल्स हैं ताकि हम भी जब बच्चों को पढ़ाएं या बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें तो ये स्किल्स हमारे माइंड में हो। इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, स्ट्रांग वर्क एथिक्स हैं, मोटिवेशन एंड इनिशिएटिव्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी इन एनी एनवायरनमेंट, एनालिटिकल स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, detail oriented, leadership skills, self confidence, friendly, outgoing personality, well mannered or polite, tactfulness एंड जीपीए, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा आजकल बात करते हैं जीपीए के बारे में। हालांकि जीपीए की रेटिंग इस वक्त अगर हम देखें तो कोई नहीं है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्किल्ड फोकस्ड हैं। क्रिएटिविटी देखें, सेंस ऑफ ह्यूमर देखें और इंटरप्रेन्योरल स्किल्स, रिस्क टेकर। अब देखें अगर इसमें आप जीपीए या सीजीपीए को देखें तो ये कोई लास्ट या बॉटम पे ही है। 3.68 इसकी कुछ रेटिंग इसको मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि हम जो बच्चे पे मेहनत करते हैं या बच्चे को जो हम बार बार कहते हैं कि आपने हाई मार्क्स लेने हैं, आपने अच्छी कारकर्दगी दिखानी है, या जो बच्चे हमारे इतने भागते फिरते हैं सीजीपी के पीछे, या जो हमारे वालिदैन भागते फिरते हैं सीजीपी के पीछे, ये बिल्कुल डायरेक्शन ही गलत है। जिस चीज़ के पीछे बच्चे भाग रहे हैं, जिस चीज़ के पीछे वालिदैन भाग रहे हैं, वो जो मार्केट है वो उसको डिमांड ही नहीं कर रहा, वो कहीं एंड पे या बॉटम पे कहीं पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें या जो सर्वे है, अगर ये 2002 का सर्वे से है और 2025 में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर पिछले कई साल से मैं ओबीयू को देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अभी तो इंडस्ट्री रिवोल्यूशनाइज हो चुकी है। हम कोविड को फेस कर चुके हैं और वो चेंजेस, वो डिजिटल वर्ल्ड जो कि कई साल दहाइयों बाद शुरू होना था, वो कोविड की वजह से अभी से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर अभी सर्वे अभी नहीं है अनफॉर्चुनेटली मेरे पास, अगर होता तो मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करता कि अभी इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसमें शायद जीपी का या सीजीपी का ज़िक्र ही ना हो। तो अगर इस वक्त भी हम स्टक हैं एक ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी के साथ, ट्रेडिशनल तरीक़ाकार के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए, ट्रेडिशनल तरीक़ाकार से बच्चों को ग्रेडिंग करने के लिए, या अगर हमारे इदारे उसी ट्रेडिशनल वे से बच्चों को पढ़ाते हैं, फारिग करते हैं, डिग्री देते हैं, तो डेफिनेटली आप देखें कि हम कभी भी मार्केट में जगह हासिल नहीं कर सकेंगे, हम कभी मार्केट नहीं जा सकेंगे। तो डेफिनेटली हमें कुछ ऐसे एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाना होगा जहाँ पे हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री के लिए तैयार कर सकें, हम बच्चों को वो स्किल्स दे सकें जो ज़रूरत है। और डेफिनेटली जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है, पूरी दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस एग्रीमेंट में शामिल हो रही है, तो ये हमारी हेल्प आउट कर सकता है कि हम उस मार्केट का, हम उस इंडस्ट्री का पार्ट बने रहें, हमारे बच्चे भी, हमारे ग्रेजुएट भी उसी इंडस्ट्री में काम करें, हमारी जो डिग्री अगर बात करें तो हमारी डिग्री भी एक्सेप्टेबल हो उन सारे ममालिक में जो EBA बेस पे चल रहे हैं। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन अगर डेफिनेशन देखी जाए जो ने की हुई है कि outcome based education is about preparing students for life, not simply getting them ready for college or employment। बहुत ही comprehensive है, डिफाइन करने या इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन 1970 में इसका कंसेप्ट विलियम स्पैडी ने दिया था, जिस तरह मैंने अभी बात की थी कि 1970 में जो ग्रेजुएट्स जाते थे मार्केट में, इंडस्ट्री में, तो उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं हुआ करती थी। तो वो जो एक
कंप्लेंट या आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री की तरफ से जो एक कंप्लेंट्स थी जो एकेडेमिया को गई कि आपके जो ग्रेजुएट्स हमारे पास आते हैं उसमें रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है. He shifted the focus on what is being taught to the student to what the student should be able to achieve at the end of the learning experiences. अगर आप ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग को देखें तो वहाँ पे हमारा फोकस सिर्फ CLOs, मतलब यह है कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं. मेरा आज का जो कंसेप्ट है, जो मेरा आज का लेक्चर है, जो मैं डिलीवर करने वाला हूँ, वो क्या है, वो ये सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन में है. ओबी जो है वो इसको इस तरह नहीं देखता, बल्कि वो इस तरह देखता है कि एट द एंड ऑफ द लर्निंग, यानी कि ये मेरा बेटा जब ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा, जब ये पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट कर लेगा, तो एट द एंड उसकी क्या स्किल्स होंगी और एट द एंड उसकी क्या एबिलिटीज़ होंगी. आउटकम बेस्ड एजुकेशन एट द एंड जो हमारी एबिलिटीज़ हैं बच्चों की, ग्रेजुएट्स की, तो वो उन एबिलिटीज़ को डिस्कस करता है. अगर थोड़ा सा और उसको मैं देखूं तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है. कोई डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि स्टूडेंट सेंटर्ड से क्या मुराद है, टीचर सेंटर्ड से क्या मुराद है, करिकुलम सेंटर्ड से क्या मुराद है. यहाँ पे हम बच्चे पर फोकस्ड हैं, यहाँ पे हम अपने ग्रेजुएट पे फोकस्ड हैं. और ये कि जो एट द एंड ऑफ द कोर्स है या एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम है, इस बच्चे ने क्या सीखना है, इस बच्चे ने क्या लर्न करना है, या कौन सी वो स्किल्स हैं जो इस बच्चे में होने चाहिए. यानी एक बच्चा है, मेरे इदारे से वो फारिग हो रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसको सर्टेन स्किल्स दी हुई हैं और आई एम क्वाइट श्योर कि ये स्किल्स उसमें हैं और वो मार्केट में जाके काम कर सकता है. अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बच्चा है, उसको हमने पढ़ाया है 4 साल और उसके बाद वो मार्केट में जाता है, मार्केट में जाके उससे डिमांड की जाती है कि आप ये सॉफ्टवेयर डेवलप करें, और वो कहता है कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि हम आउटकम बेस्ड पे नहीं हैं. हमने बच्चे को वो स्किल्स नहीं दी जो कि रिक्वायर्ड थी, और पर्टिकुलरली कि वो स्पेसिफिक स्किल्स, वो नॉलेज और वो कंपिटेंसीज जो हम बच्चे को देने वाले हैं. अब ये स्पेसिफिक स्किल्स क्या है, नॉलेज क्या है और ये कंपिटेंसीज क्या है, इसके लिए आपको एक अलग व्यू से देखना पड़ेगा. कि पर्टिकुलरली जो ब्लूम टेक्सानोमी है, आप सबको पता होगा, जो भी टीचर है उनको ब्लूम टेक्सानोमी का पता होगा कि ब्लूम टेक्सानोमी एक नॉलेज बेस्ड कॉग्निटिव माइंड, कॉग्निटिव को देखती है. कॉग्निटिव जो उसका पार्ट है वो अफेक्टिव डोमेन को देखती होती है, जहाँ पे हमारे आप कह सकते हैं जज्बात, ख्वाहिशात की चीज़ें डिस्कस होती हैं रिलेटेड टू द हार्ट, और अफेक्टिव डोमेन जहाँ पे हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को कर सकते हैं. तो ये डिटेल से हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बल्कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे, और अगर आप डिटेल्स इसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनी हुई है. अगर इवाल्यूएशन को देखें तो 1970 का मैंने आपको बता दिया था कि एक इशू अराइज हुआ. जो बच्चे ग्रेजुएट होते थे या कॉलेजेस से निकलते थे, स्किल्स नहीं हुआ करते थे, तो 1970 में उसको वोकेशनल एजुकेशन से स्टार्ट किया गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे स्किल्स होती हैं जहाँ पे बच्चों को उन स्किल्स के लिए पर्टिकुलरली तैयार किया जाता है. और 1990s में हायर एजुकेशन में इसको डिप्लॉय किया गया, और 2000 के बाद ग्लोबल शिफ्ट है, और अराउंड द वर्ल्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं या इदारे हैं वो ओबी के साथ इंटीग्रेशंस होती रही हैं. ओबी एजुकेशन ज़रूरी क्यों है? ओबी एजुकेशन किसी भी बच्चे, किसी भी ग्रेजुएट, किसी भी मुआशरे और किसी भी टीचर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर हम ओबी के बग़ैर पढ़ाते हैं, अगर हम ओबी के सिस्टम को डिप्लॉय नहीं करते, तो जो ब्लूम टेक्सोनोमी का कॉग्निटिव डोमेन है, या जो उसका अफेक्टिव डोमेन है, या जो उसका साइको डोमेन है, हम कैसे उसको अचीव करेंगे. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कॉग्निटिव डोमेन की बात करता हूँ, और शायद इस वक्त चूँकि मैंने कॉग्निटिव डोमेन डिस्कस नहीं किया तो ये चीज़ आपके लिए न्यू भी हो सकती है, कि कॉग्निटिव डोमेन में फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसका फर्स्ट लेवल है तो वो जस्ट रिमेम्बरिंग है, यानी कि एक बच्चा जो कुछ ना कुछ याद रखता. उसके बाद वो
फॉर एग्ज़ाम्पल हम अप्लाई पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एनालिसिस पे जाते हैं या फिर इवैल्यूएशन पे जाते हैं। तो अगर हमारे माइंड में ये नहीं है कि इस बच्चे को हमने एनालिसिस लेवल का पढ़ाना है, हमने इस बच्चे को अप्लाई लेवल का पढ़ाना है कि ये कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करे, या फिर हमने उसको इवैल्यूएशन या डिज़ाइन लेवल का पढ़ाना है जहाँ पे वो बच्चा इन कॉन्सेप्ट को इवैल्यूएट करेगा, कोई डिसीजन करेगा या फिर कोई एक नया डिज़ाइन बनाएगा। तो अगर हमारे माइंड में ये चीज़ें नहीं है तो हम ये चीज़ें बच्चे की कॉम्पिटेंसी का पार्ट नहीं बना पाएंगे। हम बच्चे को नॉलेज पे रखेंगे, हम बच्चे को रिमेम्बरिंग पे रखेंगे, हम बच्चे को अंडरस्टैंड लेवल पे रखेंगे, जो बिल्कुल बेसिक या लोअर लेवल थिंकिंग स्किल्स हैं, हम उसको अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएशन या डिज़ाइन की तरफ नहीं लेकेंगे। और दूसरी बात जो ये है कि ये हमारे बच्चों को, हमारे ग्रेजुएट को इंडस्ट्री के साथ अलाइन करती है। बच्चा पर्टिकुलरली जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में आता है, कंप्यूटर्स या आईटी में आता है, जो उनके जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है कि उसने इंडस्ट्री में काम करना है, क्योंकि ये कोर्सेज़ ही ऐसे हैं जो इंडस्ट्री से अलाइन है, जो इंडस्ट्री के लिए बच्चों को पैदा करती है। तो अगर हम अलाइन नहीं करेंगे अपने कोर्सेज़ को, अपनी टीचिंग को, अपनी असेसमेंट को, तो हमारे बच्चे कभी भी इंडस्ट्री के साथ अलाइन नहीं होंगे। इसके साथ साथ इसमें हमारी अपनी भी अकाउंटेबिलिटी है, हमारा फ्रेमवर्क क्लियर होगा, हमने किस तरह की जो हमारा करिकुलम है वो किस किस्म का होना चाहिए, कंटेंट किस्म का होना चाहिए, हमें क्लियर है कि हमने असेसमेंट किस तरह की करनी है, हमने ये सारा कुछ रिकॉर्ड करना है। तो एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी इसमें आ जाती है। और सबसे बहुत बड़ी इसमें ओबी में बात है जो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें पसंद है, वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। कि अगर मैंने एक कोर्स पढ़ाया है तो जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फ़ेस की, जो चैलेंजेस मैंने फ़ेस किया, ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो मुझे लगा कि इस कोर्स में मिसिंग्स हैं, इसमें होने चाहिए, कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि इस जो हमारी तरक्की हो रही है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हो रही हैं, वो मेरे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो वो मैं रिकॉर्ड करूँगा मेरे बाद जो कोई टीचर आएगा पढ़ाने के लिए। या इसी तरह बच्चे जो है वो कोर्स को इवैल्यूएट करते हैं, वो टीचर्स को इवैल्यूएट करते हैं। तो कहीं पे भी अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए CQI का एक फोरम है जहाँ पे सारा रिकॉर्ड जाता है, जहाँ पे उसकी इवैल्यूएशन होती है और इसके मुताबिक कोर्स भी चेंज हो सकते हैं, करिकुलम चेंज हो सकते हैं, इसके CLOs चेंज हो सकते हैं, इसके PLOs चेंज हो सकते हैं। मतलब कि हम अपने कोर्सेज़ को अलाइन रखते हैं विद द इंडस्ट्री, विद द रिक्वायरमेंट, विद द मॉडर्न टेक्निक्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी है कि हम OB एजुकेशन को लागू करेंगे और OB एजुकेशन के साथ चलें। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने सारे लोग इस पर्सनालिटी को जानते हैं। मेरे लिए भी बहुत अजीम इंसान है, इसने जो फ्रेमवर्क हमें दिया। मैं 16 साल से पढ़ा आ रहा हूँ, तो 16 साल से मेरा इसके साथ वास्ता है। ट्रेनिंग्स कराई मैंने, हज़ारों टीचर्स को मैंने ट्रेन किया है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारी टीचिंग का, हमारी असेसमेंट का, पढ़ाने का, क्लासरूम मैनेज करने का, तो वो इस शख्स के गिर्द घूमती है। ये बेंजामिन ब्लूम्स है और ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है और इसने लर्निंग को काफ़ी इम्प्रूव किया है। इसके जो कुछ टैक्सोनॉमीज़ हैं जिसको हम ब्लूम टैक्सोनॉमीज़ के नाम से जानते हैं, अगर आप बेंजामिन ब्लूम को नहीं जानते तो आप ब्लूम टैक्सोनॉमी को ज़रूर जानते होंगे कहीं ना कहीं। अगर आप ट्रेंड नहीं है ब्लूम टैक्सोनॉमी के लिए तो फिर भी कहीं ना कहीं वर्कशॉप में, कहीं ना कहीं टीचिंग में आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो जिसके 3 डोमेन्स हैं, जो पहला कॉग्निटिव डोमेन है, फोकसेस ऑन नॉलेज, यानी जो हमारी मेंटल स्किल्स हैं। दूसरा उसका अफेक्टिव डोमेन है जो हमारे इमोशनल एटीट्यूड और वैल्यू से रिलेटेड है। और थर्ड वन साइकोमोटर डोमेन है जो कि हमारी फिज़िकल एक्शंस या जो हमारे मोटर स्किल्स हैं उससे डील करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन बीइंग जो लर्न करता है ना,
वो सारी इसी से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बुक के कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ या उनको मैं लर्न कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। फिज़िक्स की कोई कॉन्सेप्ट है, मैंने उनको अप्लाई करना है। प्रोग्रामिंग के कोई कॉन्सेप्ट हैं जिनको जिसको लेके मैंने कोई डिज़ाइन बनाया, तो सारे कॉग्निटिव डोमेन में आएंगे। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैंने ड्राइविंग सीखनी है, मैंने टाइपिंग सीखनी है, तो मेरे जो हाथों की प्रैक्टिस है, मेरी जो उंगलियों की प्रैक्टिस है और जो कि अलाइन होनी चाहिए, तो ये साइकोमोटर डोमेन है जो हमें गाइड करता है कि जो हमारी फिज़िकल मूवमेंट है, वो द फिज़िकल मूवमेंट ऑफ बॉडी, चाहे वो हैंड्स हैं, चाहे वो हमारे उंगलियां हैं, तो वो किस तरह अलाइन हो सकती हैं। अफेक्टिव डोमेन का मतलब ये है कि अगर कोई स्किल है जिसको मैं वैल्यू ही नहीं करता, आप कह सकते हैं कि मैं उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं हूँ। अगर कोई स्टूडेंट किसी स्किल के लिए, किसी टॉपिक के लिए, किसी कोर्स के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, तो हम कैसे उसको कॉग्निटिव डोमेन की तरफ लेके जा सकते हैं, साइकोमोटर डोमेन की तरफ लेके जाते हैं। तो बेसिकली जो हमारी ह्यूमन बींग्स की स्किल्स हैं ना, वो सारी कॉग्निटिव डोमेन से, अफेक्टिव डोमेन से या साइकोमोटर डोमेन को मिला के आएंगी। डिटेल से तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला। कॉग्निटिव डोमेन माइंड को, अफेक्टिव हमारे हार्ट से रिलेटेड है और साइकोमोटर डोमेन हमारी फिज़िकल मूवमेंट से रिलेटेड है। अब जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम है, चूँकि हम कंप्यूटिंग से रिलेटेड ज़्यादातर डिस्कस कर रहे हैं, तो कंप्यूटिंग प्रोग्राम को अगर कंप्यूटर प्रोग्राम की डिग्री को देखा जाए, तो इसमें एजुकेशन, जो हमारा नॉलेज है या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और इसके साथ साथ हमें कुछ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, हमें कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कोई हमारा नेटवर्किंग का स्टूडेंट है, तो हमने उसको प्रिपेयर करना है स्विचेस को या राउटर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। तो देखें, हमें कॉग्निटिव लेवल पे भी हम जाते हैं, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का हमने जिक्र किया भी है, डिस्कस किया कि कॉग्निटिव लेवल पे भी हम जाते हैं जो माइंड लेवल का है। हमें स्किल्स चाहिए, हमारे जो मूवमेंट है हाथों की, उंगलियों की, हम उसको भी ट्रेन करते हैं। और सिमिलरली जो हमारी अफेक्टिव डोमेन है, हमें इंटेंट होना चाहिए, हमें वैल्यूज़ देनी चाहिए, तो तभी जाके हम किसी को ट्रेन कर सकेंगे। ये कॉग्निटिव डोमेन है। इसके सिक्स डिफरेंट फेजेस हैं। अगर आपने डिटेल से इसको देखना है, मैं तो कहूँ कि आप ज़रूर इसको देखें, क्योंकि इसके बगैर आप ओबीयू को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो एक वीडियो है यहाँ पे, वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसका ट्यूटोरियल भी पढ़ा हुआ, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ इसके एक्शन वर्ब हैं। जब हम अपनी असेसमेंट बनाते हैं तो हमें एक्शन वर्ब्स की ज़रूरत होती है। तो कॉग्निटिव, ये साइको डोमेन है और ये अफेक्टिव डोमेन है। तो ये तीनों मिल के मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्स बनाती हैं। अब हम चलते हैं, ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहीं से आप इसको देख सकते हैं। अब जो इंटरनेशनल एजुकेशनल एग्रीमेंट्स हैं या जो एक्रेडिटेशंस हैं, जो बॉडीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, जो कि इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेशन देती हैं, तो उसमें वाशिंगटन अकॉर्ड है जो बेसिकली अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को करता होता है। और जितनी भी हमारी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं वो सारी वाशिंगटन अकॉर्ड से हैं। सिडनी अकॉर्ड है, इसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जो डिप्लोमास हैं वो सिडनी अकॉर्ड्स के साथ हैं। और इसी तरह सोल अकॉर्ड है जो कि कंप्यूटिंग और आईटी का है। तो इस वक्त हम कंप्यूटिंग और आईटी का डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा जो होगा वो सोल अकॉर्ड के साथ होगा। अब वाशिंगटन अकॉर्ड के जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं और जो सोल अकॉर्ड्स के ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वाशिंगटन अकॉर्ड इंजीनियरिंग से रिलेटेड 2 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स कवर करता है, लेकिन जो सोल अकॉर्ड है जो कंप्यूटिंग और आईटी से रिलेटेड है, वो वाशिंगटन अकॉर्ड के जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो इंजीनियरिंग से या इंजीनियरिंग के सोसाइटी से रिलेटेड है, तो वो उनको कवर नहीं करता। अब ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बेसिकली हैं क्या?
जो ये ग्रेजुएटिंग एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स हैं जो बाद में जाके इसके लिए डिपार्टमेंट लेवल पे हम प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स डिज़ाइन करते हैं। अब इसको देख लीजिएगा, इसको अगर आप देख लें तो आपको क्लियर होगा कि ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ये वो बुनियादी स्किल्स हैं जिसके बारे में हम बार बार ओबी में डिस्कस करते हैं कि हम अपने बच्चों को, हम अपने ग्रेजुएट को इन बुनियादी स्किल्स के लिए ट्रेन करेंगे। These attributes represent the essential competencies that graduates should possess to success in their professional career, contribute to society and adapt to changing environments. अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो किसी प्रोग्राम के आउटकम्स होंगे जो कोई एक्रेडिटेशन इदारा या इंस्टीट्यूशन समझता है कि अगर ये एट्रीब्यूट्स, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ स्किल्स अगर बच्चा या कोई ग्रेजुएट कवर करता है तो वो इजीली अपना करियर डेवलप कर सकता है, वो सोसाइटी में पॉजिटिवली कुछ इम्पैक्ट कर सकता है और सिमिलरली वो हमारी एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। दे आर डिफाइंड बाय एक्रेडिटेशन बॉडीज एंड सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर प्रोग्राम क्वालिटी। अब जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं वाशिंगटन अकॉर्ड अपने डिफाइन करता है, उसके अपने डिफाइन शुदा हैं, सिडनी के अपने हैं, सोल अकार्ड के अपने हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो वाशिंगटन अकार्ड के जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं वो 12 हैं और जो सोल अकार्ड के एट्रीब्यूट्स हैं वो 10 हैं। दोबारा से मैं बताता चलूँ कि वाशिंगटन अकार्ड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को देखता है, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स इसके डिफाइंड है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, और सोल अकार्ड का भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है लेकिन रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एंड आईटी रिलेटेड। अब ये बेसिक स्किल्स जिसको हम ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स कहते हैं बेसिकली हैं क्या? अगर सोल अकार्ड को देखें जो कि सीएस और आईटी के लिए करता है तो इसमें एकेडमिक एजुकेशन, नॉलेज फॉर सॉल्विंग कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स, सिंपली आप कह सकते हैं सॉल्विंग कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम एनालिसिस, डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस, मॉडर्न टूल यूजेज, individual and teamwork, communication, computing professionalism and society, ethics and lifelong learning। अगर इन ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को देखा जाए और फिर इनको कंपेयर किया जाए ब्लूम टैक्सोनॉमी के साथ तो हमें समझ आती है कि ये किस तरह ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो 3 टैक्सोनॉमीज़ हैं, कॉग्निटिव डोमेन है उसका अफेक्टिव डोमेन है, उसका साइकोमोटर डोमेन है, कि कैसे ये उसके साथ मैच करती हैं और कैसे ये ऑर्गेनाइज करती हैं। अब हम आगे जा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओबी के। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ओबी को डिप्लॉय करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ लगेगा कैसे इसकी लुक कैसे होगी। इसको अगर यहाँ से देखें तो आपको एक, अगर इसको मैंने इसको एक बिल्डिंग की शेप में बनाया है, एक ऑर्गेनाइजेशनल शेप में बनाया है ताकि हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें और हम इसको स्ट्रक्चर दे सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने मिशन या विज़न होंगे, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट काम करते हैं तो उस डिपार्टमेंट की भी अपना मिशन और विज़न होगा। उस डिपार्टमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे और हर प्रोग्राम का अपना कोई प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होगा। अगर कंप्यूटर साइंस के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके अपने प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है तो उनके अपने कोई प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कोई डेटा साइंस का है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कोई साइबर सिक्योरिटी का है, तो डेफिनेटली उनके अपने प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। हर प्रोग्राम में कोर्सेज डिफरेंट होंगे और ये सारे कोर्सेज जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं इसमें हम डिफरेंट किस्म की ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को कवर करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने वाशिंगटन अकार्ड और सोल अकार्ड को कवर किया और उनके 12-10 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स थे जो ये ज़ाहिर करते हैं, शो करते हैं कि जो हमारा बच्चा ग्रेजुएट होके निकलेगा, मार्केट में जाएगा तो इसमें 12 स्किल्स होंगे।
तो यहाँ पे ये जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम बाद में प्रोग्राम लर्निंग आउटकम बोलते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम्स के लर्निंग आउटकम बन जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा CS का प्रोग्राम है या SC का प्रोग्राम है तो उसके अपने PLOs बनेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बेंचमार्क्स हैं जो एक्रेडिटेशन बॉडीज़ ने डिफाइन करती हैं। अब उसके अगेंस्ट अगर मैं डेटाबेस का हूँ तो मेरे प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स डेटाबेस या डेटा वर्ल्ड से रिलेटेड होंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई है प्रोग्राम तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो सोसाइटी है वो उनको डील करेगा। कोई साइबर सिक्योरिटी है तो प्रोग्राम डिफरेंट है, तो डेफिनेटली उनके जो लर्निंग आउटकम बनेंगे वो डिफरेंट होंगे। और सिमिलरली इन प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट किस्म के कोर्सेज होंगे, उन कोर्स के डिफरेंट CLOs होंगे, तो वही CLOs पर हम क्या करते हैं, इन PLO से मैप करते हैं। अब ये होता क्या है कि मिशन और विज़न जो अगर टोटली इसको बॉडी के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो मिशन और विज़न जो किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का है उसको हम डिपार्टमेंट के मिशन और विज़न से मैच करते हैं। फिर जो डिपार्टमेंट का प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम मैप करते हैं उसके मिशन और विज़न से। उसी तरह जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स होंगे उसको हम प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करेंगे। और इसी तरह कोर्स लर्निंग आउटकम जो मुख्तलिफ कोर्सेज़ के होंगे उनको हम PLO से मैच करेंगे। यहाँ पे शायद आपको इतना क्लियर ना हो क्योंकि प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर पहले आपने नहीं पढ़ा, PLOs के बारे में नहीं पढ़ा, CLOs के बारे में नहीं पढ़ा, तो शायद ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। लेकिन हम इसको कवर करते हैं कि क्या चीज़ें हैं और कैसे इसका क्या रोल है हमारे टीचिंग में, हमारे एनालिसिस में। सबसे पहले हम देखते हैं मिशन को और विज़न को। मिशन और विज़न के लिए इतनी ज़्यादा बातें की ज़रूरत नहीं है। विज़न से मुराद ये है कि ये फ्यूचर फोकस्ड है, मतलब 3-4 साल बाद या 7-8 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, हम अपने डिपार्टमेंट को कहाँ देखना चाहते हैं, हम कम्युनिटी को, हम अपनी सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं। और जो मिशन है वो प्रेजेंट फोकस्ड है कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस वक्त हमारा मिशन क्या है। तो अगर ये सिंपल से आप देखे जाए मिशन और विजन वैसे भी कि आवर विजन इज़ टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी थ्रू द परस्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग एंड प्रोडक्टिव रिसर्च। देखो क्वालिटी एजुकेशन है, क्रिएटिव लर्निंग है, प्रोडक्टिव रिसर्च है। तो अब ये 3 चीज़ें हैं। तो अगर डिपार्टमेंट के भी अब ये यूनिवर्सिटी के विज़न है तो जो भी प्रोग्राम्स होंगे उन सारे डिपार्टमेंट जितनी भी होंगे उन सारों का विज़न जो है वो इस विज़न से अलाइन होगा कि क्वालिटी एजुकेशन दे रहे होंगे, क्रिएटिव लर्निंग होगी और प्रोडक्टिव रिसर्च होगी। इसी तरह मिशन को भी देख लीजिएगा, ये डिपार्टमेंट देख लें। डिपार्टमेंट का वहाँ पे चूँकि मैंने यूनिवर्सिटी का विज़न पढ़ा तो डिपार्टमेंट का भी मैं विज़न पढ़ देता हूँ कि आवर विज़न इज़ टू एनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग एंड प्रोडक्टिव रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आप देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी का विज़न है, वो जो डिपार्टमेंट का विज़न है वो यूनिवर्सिटी के विज़न से अलाइन है। उसके बाद आ जाती है प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपने देखा कि जो डिपार्टमेंट का विज़न था वो यूनिवर्सिटी के विज़न से अलाइंड है। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हर प्रोग्राम के अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आप कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जिसको आप इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हो कि जो हमारा बच्चा एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम अचीव करेगा, या लाजमी नहीं कि वो एंड ऑफ द डिग्री अचीव करे। इस आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री 2 to 3 years भी इसमें लग सकते हैं। दे रिफ्लेक्ट द एस्पायरेशंस ऑफ द प्रोग्राम considering the needs of stakeholders such as employees, industry, academia and society। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होंगे किसी प्रोग्राम के, जिसके बारे हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के हैं और हमारा बच्चा एट द एंड ऑफ द डिग्री या आफ्टर फ्यू ईयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री इनको अचीव करता है, तो ये बेसिकली अलाइंड हैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से
एम्प्लॉयर से, इंडस्ट्री से, एकेडेमिया से और सिमिलरली सोसाइटी से। यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। ये प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स किसी प्रोग्राम के हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है कि डेमोन्स्ट्रेट कम्प्रहेंसिव नॉलेज एंड इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, मैथडोलॉजीज एंड टूल्स इन द रियल वर्ल्ड सेटिंग्स। ये एक प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है जो कि हम शो कर रहे हैं कि जो हमारा बच्चा, जो हमारा ग्रेजुएट यहाँ से फारिग होगा, जो ग्रेजुएट होगा, तो ये कंपिटेंसी उसमें होगी। जो सेकंड है, एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल्स, कोलैबोरेटिंग विद मल्टीडिसिप्लिनरी टीम टू डेवलप स्केलेबल एंड इनोवेटिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो ये कुछ स्किल्स हैं जिसको हम एक्नॉलेज कर रही हैं कि ये स्किल्स हमारे बच्चों में, हमारे ग्रेजुएट्स में होंगी। अगर इसको आप देख लें तो ये जो हमने ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स पढ़ी थी 10, तो ये वो आपके माइंड में आ रही हैं कि ये वो सारी स्किल्स हैं जो कि रिपीट हो रही हैं या फिर यहाँ पर उनका जिक्र हो रहा है। engage in professional practices with commitment to ethical standards considering societal, environmental and legal applications for sustainable development। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। 3 प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के डिफाइंड हुए हैं। अब देखो, हम देखते हैं कि इसको मिशन और विजन से हमें अलाइन करना है। दोबारा से देखें कि यूनिवर्सिटी का जो मिशन और विज़न था, अपने डिपार्टमेंट का मिशन और विज़न देखा कि वो अलाइंड था उसके साथ। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जो हमारा मिशन और विज़न है, वो जो हमारे प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मिशन और विज़न के साथ अलाइन हो। तो हम यहाँ मैपिंग पे खड़े थे जहाँ पे हमने प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम डिपार्टमेंट के मिशन और विजन से अलाइन किया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम किस तरह प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे हैं किसी प्रोग्राम के, उसको यूनिवर्सिटी के विजन से किस तरह मैप कर रही हैं और सिमिलरली वो मिशन से किस तरह अलाइंड है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से ठीक से पॉपअप नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप प्रोग्राम लेवल पे देखें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पीओज़ हैं वो अलाइंड हो रही हैं प्रोग्राम के विज़न के साथ। और इसी तरह एक चूँकि 3 प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं तो 3 मिशन के साथ ये भी अलाइंड हो रही हैं। ठीक है, तो अब ये बेसिकली मैपिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी के या प्रोग्राम के जो मिशन और विज़न स्टेटमेंट है वो प्रोग्राम के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैप हो रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स के बारे में। प्रोग्राम लर्निंग आउटकम बेसिकली ये किसी प्रोग्राम्स के लर्निंग आउटकम्स हैं और ये हमने डिफाइंड किए है जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स थे। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कोई एक्रेडिटेशन बॉडीज़ बनाता है। जिस तरह हमने अभी सोल एक्रेडिटेशन देखी या हमने वाशिंगटन एक्रेडिटेशन देखी, तो उन्होंने 12 बेंच मार्क या 10 बेंच मार्क बनाए हुए हैं। तो वही जो बेंच मार्क है बेसिकली हम अपने प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने PLOs डिफ़ाइन करते हैं। तो ये जो PLOs हैं ये स्पेसिफिक हैं, मेजरेबल हैं और ये किसी न किसी स्किल्स या नॉलेज से कनेक्टेड हैं, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम या एट द एंड ऑफ द कोर्स हमारे बच्चे इस PLO को कवर करेंगे। और डेफिनेटली ऑन द बिहाफ ऑफ दिस PLOs, चूँकि ये PLOs उस प्रोग्राम के POs से लिंक्ड हैं, तो ये POs को अचीव करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो वही जो 10 PLOs हैं आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन ये 10 जो PLOs हैं, ये जो सोल एक्रेडिटेशन है या सोल अकॉर्ड है, उस अकॉर्ड के जो बेंच मार्क एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली वही हैं जिनको हमने अपने रिक्वायरमेंट अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन किया है। तो वो जो डिफ़ाइन करता है एकेडमिक एजुकेशन को डिफ़ाइन करता है, तो उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एनवायरनमेंट में डिफ़ाइन करते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स को हम अपने डिपार्टमेंट के प्रोग्राम या उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफ़ाइन करते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस है तो सेम वही
एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम अपने प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफ़ाइन करते हैं और ये हमारे PLOs बन जाते हैं। अब ये PLOs जो हमने बनाए हैं, क्योंकि इन्हीं PLOs के बिहाफ पे हमने POs को अचीव करना होता है और फिर इन्हीं POs के बिहाफ पे हमने डिपार्टमेंट या प्रोग्राम के मिशन विज़न को अचीव करना होता है और अपने प्रोग्राम के मिशन विज़न के बिहाफ पे हमने यूनिवर्सिटी के मिशन या विज़न को अचीव करना होता है। तो डेफिनेटली वी नीड टू मैप दीज प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स विद द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे अब देखें कि हमने इसको किस तरह मैप किया हुआ है कि जो POs हमारी हैं 3 और जो 10 PLOs हैं उसके साथ मैच है। तो बेसिकली जब आप POs को डिज़ाइन करते हो या यहाँ पे जो हमने यहाँ पे इनको पढ़ा या डिज़ाइन किया, तो वहाँ पे आपने देखा कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं जो पर्टिकुलरली शो करते हैं कि हमारा जो बेसिकली प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसमें हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मैपिंग है जो मिशन विज़न से स्टार्ट है और नेक्स्ट चलती जा रही है। तो हमने यूनिवर्सिटी का मिशन विज़न डिस्कस किया, उसी मिशन विज़न के मुताबिक हमने अपने प्रोग्राम या डिपार्टमेंट का मिशन और विज़न देखा और उसी मिशन विज़न के लिए हमने प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए। प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स बनाई और फिर उन्हीं प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स के लिए हम कोर्स लर्निंग आउटकम बनाते हैं। यूनिवर्सिटी से लेके प्रोग्राम तक, प्रोग्राम से लेकर अब हम पर्टिकुलर कोर्स तक आ गए हैं। यानी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कोर्स बच्चों को पढ़ा रही हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जब मैं ये कोर्स कंप्लीट करूँगा तो ये जो बेंच मार्क हैं या ये जो स्किल्स हैं ये मेरे बच्चे में होनी चाहिए। तो ये CLOs हैं और ये जो स्किल्स आप बच्चे को दे रहे हैं, इंस्टिल कर रहे हैं बच्चे में इन स्किल्स को, यही वो स्किल्स हैं जो किसी न किसी PLO से मैप हैं, यही PLO किसी न किसी PEO से मैप्ड है। ठीक है, तो आप इसको अगर पढ़ें तो यही है कि आर स्पेसिफिक measurable statement that describe what students are expected to know to be able to do or value after completing a course, not after completing the programs. Completing the programs के बाद हम PEOs को देखते होते हैं। They focus on the intended learning achievement at the course level and are aligned with the broader program learning outcomes and the overall education objectives of the program. तो ये PLO से मैप्ड होते हैं क्योंकि कोर्स लर्निंग के बिहाफ पे जो CLOs हैं इसी के बिहाफ पे हम 10 PLOs में से किसी एक या 2 या 3 PLOs को कवर करते हैं और इनकी बिहाफ पे प्रोग्राम के PEOs को कवर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो कुछ CLOs हैं जो मैंने अपने प्रोग्राम पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए डिफ़ाइन किए हुए। तो यहाँ CLOs डिफ़ाइन करने के लिए हमें फिर दोबारा से ब्लूम टैक्सोनॉमी की तरफ जाना पड़ता है और ब्लूम टैक्सोनॉमी में चूँकि ये थ्योरेटिकल कोर्स है तो कॉग्निटिव डोमेन को हम देखते होते हैं और जो कॉग्निटिव डोमेन के एक्शन वर्ब हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि हम बच्चे को कहाँ तक लेके जा रहे हैं। जो CLO1 है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल के कुछ कंसेप्ट है। CLO2 में बच्चे से हम कुछ अप्लाई लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे CLO1 पे वो कुछ कंसेप्ट्स जो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है वो अंडरस्टैंड करेगा। CLO2 पे उसी कॉन्सेप्ट को उसने अप्लाई करना है, यानी कि कोई MPI को वो यूज़ कर रहा है। MPI बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हम यूज़ करते होते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स में इस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करेगा। और सिमिलरली एनालिसिस से मुराद ये है कि जो टेक्निक्स उसने अंडरस्टैंड की या फिर अप्लाई की, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे एक से ज़्यादा टेक्निक्स हो तो वहाँ पे वो एनालाइज कर सके कि कौन सा बेहतर रहेगा या फिर नहीं रहेगा। अब देख लें कि हमने इसको कॉग्निटिव लेवल से फिर मैच किया। CLOs को हमने कहा कि हमारे 3 CLOs होंगे, इन 3 CLOs को की हमने डिस्क्रिप्शन लिखी और कॉग्निटिव लेवल से मुराद ये है कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी को ज़रूर आप लोग पढ़िएगा, वीडियो भी पढ़ी हुई है और आप उसके ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं कि
यहाँ पे हम उसके कैग्नेटिव लेवल पे, साइकोमोटर डोमेन भी है, अफेक्टिव डोमेन भी है, लेकिन हम कैग्नेटिव लेवल पे हैं। यहाँ पे थ्योरेटिकल एक कोर्स है, तो अंडरस्टैंड लेवल को कवर कर रहे हैं, अप्लाई लेवल को कर रहे हैं और इसके एनालाइज लेवल को कर रहे हैं। तो ये इसके लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 तक हम बेसिकली जा रहे हैं। अब देखो हमने CLOs बना दिए, उस CLOs को कैग्नेटिव लेवल से मैप कर दिया। अब इसी CLOs को हमने PLO से भी तो मैप करना है ना, क्योंकि CLO के बिहाफ पे हमने PLO को अचीव करना होता है और PLO के बिहाफ पे हमने PEOs को अचीव करना होता है। PEOs के बिहाफ पे हमने डिपार्टमेंट प्रोग्राम का मिशन विजन अचीव करना होता है। डिपार्टमेंट के मिशन विजन के बिहाइंड पे हमने यूनिवर्सिटी का मिशन विजन अचीव करना होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमने उसको PLO1, PLO2 और PLO3 के साथ मैप किया हुआ है। और सिमिलरली चूँकि आउटकम बेस्ड एजुकेशन पैडागोजी को डिस्कस करती है, ये असेसमेंट को डिस्कस करती है, तो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि जो इसके असेसमेंट है, रिटन है, ओरल है, प्रेजेंटेशन है। तो अगर ओरल है तो डेफिनेटली हमें रूब्रिक्स चाहिए होंगे, प्रेजेंटेशन है तो हमें रूब्रिक्स चाहिए होंगे। तो ये सारा कुछ हम डिफ़ाइन करते होते हैं। तो ये असेसमेंट है। अब थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो मेरा कोर्स है इसमें 3 CLOs हैं, तो मैंने इन 3 CLOs के मुताबिक बच्चों को पढ़ाना भी है और इन 3 CLOs के मुताबिक मैंने बच्चों को असेस भी करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट के 10 मार्क्स है जिसको मैंने CLO3 पे रखा हुआ है। अब ये लाजमी नहीं कि 3 पे रखा जाए, CLO1, CLO2, CLO3 पे बेहतर होगा कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि आप 3 क्वेश्चन उनको दें और CLO1, CLO2 और CLO3 को वो अचीव करें। क्विज़ेस में फॉर एग्जांपल मैं 10 पे CLO2 पे लेके आ रहा हूँ। मिड टर्म का एग्ज़ाम मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है कि उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो CLO1 से है 15 मार्क्स का, जो सेकंड पार्ट है 10 मार्क्स का वो CLO2 के मैं दे रहा हूँ और 5 मार्क्स जो है वो मैं CLO3 को दे रहा हूँ। फाइनल अगर आप देख लें तो 20 मार्क्स CLO1 से हैं, 20 मार्क्स CLO2 से हैं और जो 10 मार्क्स हैं वो CLO3 से हैं। अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो CLO1 से 35% का पेपर बन रहा है, CLO2 से 40% का और CLO3 से 25% का। तो ये वो टोटल परसेंटेज है जो शो करती है कि हमने किस तरह अपने असेसमेंट मैकेनिज़्म की डिवीज़न की हुई है। और ये OBE ट्री है जो कि बेसिकली डिफ़ाइन करती है, चूँकि असाइनमेंट यूजुअली जो हम लेते होते हैं 1 असाइनमेंट पर क्रेडिट आवर है। तो अगर 3 क्रेडिट आवर की कोर्स है तो हमें 3 असाइनमेंट चाहिए, हमें 3 क्विज़ेस चाहिए। और तो जो पहली असाइनमेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल ये CLO3 से है, ये सारी चूँकि मेरी CLO3 पे असाइनमेंट, तो ये CLO3 से मैं ले रहा हूँ 3.3, 3.3, 3.3 से। और जो क्विज़ेस हैं मैंने इसको CLO2 पे रखा था। 2 मार्क्स PLO जो उनके साथ मैप कर रहा है तो PLO भी वहाँ पे 2 मैप हो रहा है और जो उनकी वेटेज है वो 3.3, 3.3 और सिमिलरली। लेकिन अगर आप मिड को देख रहे हैं तो मिड M1, M2, M3 बेसिकली शो करता है कि M1 CLO1 से, M2 CLO2 से और M3 CLO3 से, ठीक है। और PLOs भी इनके डिफरेंट है और इसी तरह ये इनकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसी तरह अगर आप फाइनल टर्म देख लें तो F1, F2, F3 बेसिकली CLOs हैं F1, F2, F3 से और PLOs हैं 1, 2 और 3 और इसी तरह ये इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एग्जैक्टली ये हमें बहुत क्लियरली शो हो जाता है, हमें नहीं क्लियरली शो होता, बच्चों को भी क्लियरली शो होता है कि हमारी कितनी असाइनमेंट्स होने वाली हैं, कितनी क्विज़ेस होने वाली हैं। अब मिड टर्म का जो पेपर है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फाइनल टर्म्स का पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा और जो असाइनमेंट होंगी वो किस किस्म की होंगी, क्योंकि जब वो यहाँ पे CLOs और PLOs में देखेंगे कि उनका PLOs बेसिकली क्या है, तो PLO ही उनकी कम्प्लेक्सिटी को या उसकी स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करता होता है। तो ये जो OBE ट्री है बहुत क्लियरली आपके असेसमेंट मैकेनिज़्म को एलाबोरेट करता है और स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, ये सेमेस्टर वाइज है।
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ से बच्चों को क्लियर होगा कि ये जो मेरा सेमेस्टर करंटली चल रहा है इसमें मेरे कौन कौन से पीएलओज़ हैं जो मैंने कवर करने हैं। और अगर ऐसे कुछ पीएलओज़ हैं जो उसने पहले कवर नहीं किए तो ये वो टेबल है जो उसको शो होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल पीएलओ 10 है जो मैंने सेमेस्टर 5th में कवर नहीं किया और ये 6th सेमेस्टर है तो मैं उसको वहाँ से कवर कर लूँगा। क्योंकि अगर आप ओबी बेस्ड की बात करते हैं, ओबी बेस्ड डिग्री की बात करते हैं, तो हर बच्चे को हर बच्चे का हर पीएलओ कवर होना ज़रूरी है। तो ये सेमेस्टर वाइज जो पीएलओ है या फ्रीक्वेंसी है ये शो करता है कि कितने पीएलओज़ हैं जो बच्चों ने कवर करने हैं। सिमिलरली ये फ्रीक्वेंसी टेबल है जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी शो करता है पूरे प्रोग्राम की। ये शो करता है कि पूरी पीएलओ 140 टाइम रिपीट हो रहा है, 262, 3 पीएलओ 45 और सिमिलरली 10, 9 ये 5 टाइम्स रिपीट हो रही हैं। और ये रूल भी है कि मिनिमम जो रिपीटिशन है किसी पीएलओ की वो 5 होनी ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 9 और 10 5 टाइम्स है। अब ये एग्जांपल्स यहाँ से आप एक स्ट्रक्चर देख लें कि किस तरह मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, या जो पूरी मैपिंग है उसको हम किस तरह कर रही हैं। तो ये देख लें, ये वैसे भी आप अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते हैं तो आप ये बनाते होते हो, लेकिन सीएलओस को हम इस तरह बनाते हैं कि उसको कॉग्निटिव लेवल से भी मैप करते हैं, उसको हम पीएलओ से भी मैप करते हैं, और इसका सीएलओ मैकेनिज़्म हम बनाते हैं कि किस तरह उसका मैकेनिज़्म, जिस तरह मैंने डिस्कस किया अभी, और परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम शो कर रहे होते हैं। हम ओबी ट्री यहाँ पे इंक्लूड करते हैं कि जो मैकेनिज़्म है डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या है, और सिमिलरली बाकी चीज़ें, और इसमें वीकली जो प्लान है वो भी हम यहाँ पे शामिल कर देते हैं। कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जिस तरह जब हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे थे और वहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर का जिक्र किया, ओबी का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका मैंने जिक्र किया, तो वहाँ पे जो उसका पार्ट था कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, तो उस पर मैंने एम्फसाइज़ किया था कि ये वही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है एक बच्चे को प्रिपेयर करने में, एक ग्रेजुएट को मार्केट के लिए प्रिपेयर करने में, अपने करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए, कि अपना जो हमारा कंटेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और जो हमारी अपनी टीचिंग मेथड्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट काम बेसिकली कैसे करता है, अगर इसका पहला आप देख लें तो यहाँ पे हम प्लान करते हैं। हम क्या प्लान कर रहे हैं? हम अपना करिकुलम प्लान कर रहे हैं, हम अपना सिलेबस प्लान कर रहे हैं, हम जो अब हमारी अपनी असेसमेंट है हम अपनी असेसमेंट प्लान कर रही हैं। और ये जो सारी प्लानिंग है, हम सीएलओज़ बनाते हैं, सीएलओज़ पीएलओज़ हमारे बने हुए हैं, पीईओज़ बने हुए हैं, इनकी मैपिंग्स बनी हुई हैं। तो हमने प्लान किया कि ये हमारे मिशन और विज़न है, ये हमारे प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे प्रोग्राम की ये पीएलओज़ हैं, कोर्सेज़ की ये सीएलओज़ हैं, और ये जो कोर्सेज़ की सीएलओज़ हैं ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से मैप्ड हैं, ये पीएलओ से मैप्ड हैं, और पीएलओ जो है वो पीओ से मैप्ड है, और पीओ जो है वो मिशन विजन से मैप्ड है। तो ये सारे हमने प्लानिंग कर ली है। फिर होता है कि जब हम उसको डिलीवर करते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम ट्यूटोरियल अरेंज करते हैं, हम सेमिनार्स करते हैं, लेक्चर डेवलप करते हैं, लैब भी पढ़ाते हैं, तो ये हम डिलीवर कर रही हैं। डिलीवर के साथ साथ फिर हम उनको असेस करते हैं, हम दरमियान में असाइनमेंट लेते हैं, क्विज़ लेते हैं, हम प्रेजेंटेशन लेते हैं, हमारे रूब्रिक्स बने हुए होंगे, हमारा मिड टर्म फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होगा, तो वो इन्हीं पीओस पीएलओस और सीएलओस के मुताबिक चलेगा। फिर हम उनको डॉक्यूमेंट करते हैं जिसको कोर्स फाइल्ड बोलते हैं, और इसमें जितने भी यहाँ से लेके प्लानिंग से लेके यहाँ तक जितनी भी हम डॉक्यूमेंट हैं उसको रखते हैं। प्लान किया, पढ़ाया, अब सेमेस्टर एंड हुआ। जैसे ही सेमेस्टर एंड हुआ तो आप लोग एक CQI फॉर्म फिल करते हैं, कोर्स एवोल्यूशन फॉर्म फिल करते हैं। अब कोर्स एवोल्यूशन फॉर्म जब आप फिल करते हो तो वहाँ पे आप क्लियरली लिखते हो कि जो प्रीवियस टीचर था उसने किस किस्म के सजेशन दिए और आपने किस तरह इनको फुलफ़िल किया, और आप भी सजेस्ट करते हो कि आप इस कोर्स के बारे में क्या सजेस्ट करना चाहते हैं। आप CLO चेंज करना चाहते हैं, आप PLO चेंज करना चाहते हैं, आप न्यू टूल्स
ऐड करना चाहते हैं, आप कोई टॉपिक ऐड करना चाहते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप उस फॉर्म में लिखते हो। सिमिलरली जो बच्चे हैं, तो बच्चे भी एक सीक्वेंस फॉर्म, सर्वे फॉर्म फिल करते हैं कोर्स से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड। तो इसका मतलब ये है कि हम करिकुलम को, हम अपने कोर्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं। हर सेमेस्टर के बाद उसका साइकिल बनता है और हम उसको इम्प्रूव करें। तो ये जो भी हमारे से पास डेटा आएगा CQI के ज़रिए से, और सिर्फ CQI इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट एक स्टेक होल्डर है, तो उसकी तरफ से लाजमी बात है इनपुट आती है। टीचर एक स्टेक होल्डर है, तो टीचर की तरफ से भी इनपुट आती है। इसके अलावा यहाँ पे हम जो हमारे एलुमनाई है, वहाँ से हम कुछ फॉर्म्स लेते हैं, एलुमनाई फॉर्म्स, वहाँ से हमारे पास कुछ इनपुट्स आती है। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री की कमेटीज़ होती हैं, तो जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो हमें सजेशन देते हैं। तो ये सारी सजेशन आके हम दोबारा से एक्ट पे चले जाते हैं और दोबारा से जो हमारी प्लानिंग है उसको एडजस्ट करते हैं, जो हमारी डिलीवरी है उसको एडजस्ट करते हैं, और असेसमेंट जो क्राइटेरिया है उसको एडजस्ट करते हैं। तो देखें कि अगर आपने CQI इन द ट्रू स्पिरिट अप्लाई किया हुआ है, मैंने 1 साल इसको देखा है और ये किसी हद तक ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेड था, तो हम देख सकते थे कि कोर्स में अकॉर्डिंग टू द एकेडेमिया, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट कितनी बेहतरी आती जाती है, क्योंकि आप हर सेमेस्टर बाद आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, आप उसका साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। CQI स्टेक होल्डर्स देख रहे हैं, अभी भी हमने डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है, इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, एलुमनाई है, और डेफिनेटली एक्रेडिटेशन जो बॉडीज़ हैं वो तो हैं ही हैं, हमने तो उनको फुलफ़िल करना ही है। अगर हम ये जो डिफरेंट लेवल्स आउटकम्स हैं जो अभी हमने स्टार्ट से डिस्कस किए, अगर हम इसको देख लें कि ये बेसिकली हैं क्या, तो प्रोग्राम लेवल ऑब्जेक्टिव्स, जो प्रोग्रामिंग जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं अपॉन ग्रेजुएशन और आफ्टर द 2 और 3 ईयर्स आफ्टर द ग्रेजुएशन, हम उनको देखते हैं। प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, अगर उसने PLO 1 कवर कर लिया सेमेस्टर में, तो उसने कुछ पार्ट तो कवर कर लिया। ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन हम इन PLOs को कवर करते हैं। कोर्स लर्निंग आउटकम को देखते हैं अपॉन कंप्लीशन ऑफ कोर्स, ठीक है, और जो वीकली टॉपिक या आउटकम्स हैं डेफिनेटली हम उसको वीकली अकॉर्डिंग टू द टॉपिक देखते होते हैं। ये एक टेबल है जो नट शेल में आपको डिफाइन करेगा कि फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू वांट द स्टूडेंट टू हैव आर एबल टू डू। ये OBE का व्हाट का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या है? नॉलेज, स्किल्स, इफेक्टिव। आप क्या चाहते हैं? नॉलेज चाहते हैं, स्किल चाहते हैं और इफेक्टिव। अब ये बेसिकली 3 डोमेन्स हैं ब्लूम टेक्सोनोमी की। जब आप OBE बेस्ड पे आते हैं तो ब्लूम टेक्सोनोमीज जो हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, तो इसके बगैर हम नहीं रह सकते। तो नॉलेज, कॉग्निटिव डोमेन, स्किल्स जो हैं साइकोमोटर डोमेन, इफेक्टिव डोमेन है। हाउ कैन यू बेस्ट हेल्प स्टूडेंट अचीव इट? कैसे हम कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स, अब ये मैथडोलॉजीज को डिस्कस करता है जिसको हम OBE के लिए यूज़ करते हैं। अब जो टीचिंग मेथड्स हैं डिफरेंट हो सकती हैं, लेक्चर मेथड हो सकता है, प्रोजेक्ट मेथड हो सकता है, एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, प्रॉब्लम बेस्ड हो सकते हैं, ग्रुप वाइज हो सकते हैं, मुख्तलिफ सोक्रेटिक मैथड हो सकते हैं, तो डिफरेंट किस्म्स के हैं। तो वो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मैथड्स जो हैं वो हम यूज़ करते होते हैं। हाउ विल यू नो व्हाट दे हैव अचीव्ड इट? तो बेसिकली वो असेसमेंट है जिसको हम असाइनमेंट, क्विजेस, प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स, एनी एक्टिविटी और मिड टर्म, फाइनल टर्म, ये हमारी हेल्प करते होते हैं। हाउ डू यू क्लोज द लूप? अब लूप क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है, तो डेफिनेटली जो कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है ये हमारी हेल्प करती है उसको क्लोज करने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था OBE का कि हम बेसिकली OBE है क्या और हम OBE को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। एक ट्रेडिशनल जो टीचिंग है या जो ट्रेडिशनल वे है पढ़ाने का, उससे OBE का कैसे डिफरेंट हो सकता है, हम कैसे आसानी से उसको लेके जा सकते हैं, और हमने इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं
उनको डिस्कस किया और इनकी जो मैपिंग है वो हमने डिस्कस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।